नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पूरे विश्व के इस्लामिक देश भारत में हुई एक टीवी डिबेट से इतना नाराज़ हुए हैं। किस तरीके से कतर, कुवैत और ईरान जैसे इस्लामिक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की घेराबंदी शुरू कर दी है। दरअसल यह एक टीवी डिबेट शो में उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता ने पैगंबर साहब के खिलाफ टिप्पणी की थी। इसके चलते बीजेपी ने अपने पार्टी से एक प्रवक्ता को निष्कासित कर दिया, एक को सस्पेंड कर दिया। पिछले 24 घंटे से भारत में बस इसी विषय पर बात हो रही है। अब विपक्ष इस बात को अपनी जीत बता रहा है। जो लोग मोदी को कमज़ोर मानते हैं, उन पे टिप्पणी करते हैं, वह आज बड़े ही खुश हैं। हम आज की इस रिपोर्ट में इस पूरे मुद्दे का विश्लेषण करेंगे और आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हमारा जो देश है वह धर्मों के नाम पर किस तरीके से बटा हुआ है और बाकी जो देश हैं वह कैसे एक साथ जुट होकर खड़े होते हैं, एकता के साथ रहते हैं। किस तरीके से हमारे देश के जो बड़े बड़े धर्मों के ठेकेदार हैं, चैंपियंस हैं, उनके लिए मेरी तरफ से मैं ताली बजाना चाहती हूँ कि वह जो करना चाहते थे वह उसमें कामयाब हो गए हैं। उन्होंने एक ऐसे विषय को इंटरनेशनल बना दिया है, इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है जो कि इतना बड़ा मुद्दा था भी नहीं। सबसे पहले जिन लोगों ने इस मुद्दे को उठाया, जिन्होंने इस मुद्दे का प्रचार किया, प्रसार किया, जिन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए, इससे पता लगता है कि सोशल मीडिया में कितनी ताकत होती है। इस मुद्दे को सोशल मीडिया के ज़रिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाया। यहीं के रहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने यह मांग की कि बीजेपी के ऐसे प्रवक्ताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन सभी लोगों को हमारी तरफ से आज बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मॉडल पेश किया है कि हमारे ही देश का अपना एक वर्ग ये सोच ले, अपने ही देश के लोग, अपने ही लोग, वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक मुद्दे को बाहर ले जाकर भारत को इतना कमज़ोर बना सकता है, तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारे देश के टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं। बस सोशल मीडिया के ज़रिए उसने अपने ही देश का मजाक बना दिया है। सभी लोगों के लिए आज बड़ी खुशी का अवसर है। जो लोग अपने मकसद में पूरी तरीके से आज कामयाब हो चुके हैं, उन लोगों के लिए आज बड़ी ही खुशी का दिन है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये एक इतना बड़ा मुद्दा है कि उसे इंटरनेशनल हेडलाइन बना दो, अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइन बना दो। और जो अन्य मुस्लिम देश हैं उन्होंने एक मत होके, एकजुट होके भारत के खिलाफ एक के बाद एक बातें बोलनी शुरू कर दी, बयान जारी कर दिए। इसीलिए आज उन लोगों के लिए बड़ी खुशी का दिन है, सभी के लिए बड़ी खुशी का अवसर है। सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। भारत विरोधी एजेंडा बनाने में वह सभी कामयाब हो गए हैं। यदि उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की होती तो आज इस मुद्दे को इतनी हेडलाइन नहीं मिलती। उन लोगों के लिए आज बहुत ही खुशी का अवसर है। एक मुद्दे को उन्होंने इंटरनेशनल बना दिया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें, कश्मीर में हिंदुओं को उनके नाम से मारा जा रहा है, नाम पूछ पूछ के मारा जा रहा है। हिंदुओं की चुन चुन कर हत्या हो रही है, पूछ पूछ कर हत्या हो रही है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम रमेश है, तुम्हारी हत्या कर दी जाएगी। लेकिन हम इससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नहीं बना पाए, हम इसका इंटरनेशनलिज्म नहीं कर पाए, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंच पाए। तो हमारे लिए ये शर्म की बात है कि हमारे देश में हमारे लोगों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। लेकिन हम इस मुद्दे को, जहाँ पर हत्या हो रही है सरेआम, हम उसे मुद्दा नहीं बना पाए। लेकिन एक टीवी डिबेट शो को मुद्दा बना दिया इंटरनेशनल। हमें हमारी इन हत्याओं को, हिंदुओं की हत्याओं को, ना ही अमेरिका ने, ना ही ब्रिटेन ने, किसी ने भी इन हत्याओं की निंदा नहीं करी। जो अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन बताते हैं, किसी ने हमारा साथ नहीं दिया। जिन लोगों को सरेआम मारा जा रहा है, हम उनका साथ नहीं दे पाए। बेचारे वह हमारे हिंदू भाई बहन, सरेआम उनकी हत्या हो रही है। लेकिन आज एक टीवी डिबेट शो को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया है कि हर एक व्यक्ति सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। आज हम कतर, कुवैत, ईरान, इन देशों को भी हम बहुत बहुत बधाई देते हैं,
ये बहुत छोटे देश हैं, भारत के मुकाबले बड़े ही छोटे देश हैं, हमारे आगे ये बिल्कुल स्टैंड नहीं करते, लेकिन आज ये अपने धर्म के लिए एकजुट होकर खड़े हैं। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं कर पाए। क्या भारत के लोग अपने धर्म को लेकर, अपने देश को लेकर जागरूक नहीं हैं, या कभी भी इस तरीके से एकजुट होकर खड़े हो सकते हैं जिस तरीके से आज दुनिया भर के मुस्लिम देश खड़े हैं? ये सीखने वाली बात है और बड़ी ही निंदनीय बात है हम लोगों के लिए। क्षेत्रफल के मामले में भारत कतर से 2800 गुना बड़ा है। भारत का क्षेत्रफल है 32,87,000 वर्ग क्षेत्रफल किलोमीटर और कतर का क्षेत्रफल है 11,490 वर्ग किलोमीटर। यानी कि कतर जो है वह हमारे देश के त्रिपुरा राज्य के बराबर है। कतर की आबादी 29 लाख है और भारत की कुल आबादी 140 करोड़ है। फिर भी आज स्थिति देख सकते हैं आप, कतर की अर्थव्यवस्था 12,78,000 करोड़ रुपए है और भारत की 204 लाख करोड़ रुपए है। लेकिन इसके बावजूद भी कतर अपने देश में इस मुद्दे पर भारत को माफ़ी मांगने पर मजबूर करवा देता है और भारत मांग भी लेता है। इसके मुकाबले कुवैत भी बड़ा छोटा सा शहर है। कुवैत भी भारत के मुकाबले कुछ नहीं है। 43 लाख की आबादी वाला ये देश है। कुवैत की अर्थव्यवस्था 10 लाख करोड़ रुपए है। यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वह कुवैत से 19 गुना बड़ी है। लेकिन फिर भी कुवैत में भारत से माफ़ी मंगवाई जाती है, माफ़ी मांगने के लिए कहता है। ये जो लिस्ट है ये बहुत लंबी है, ये यहीं ख़त्म नहीं होती। ईरान में भी इस मुद्दे पर भारत का विरोध किया, बल्कि जो ईरान की आबादी है वह 8.5 करोड़ है और भारत की 140 करोड़ है। ईरान की अर्थव्यवस्था 17 लाख करोड़ रुपए की है और भारत की 204 लाख करोड़ की है। लेकिन ईरान भी इस मुद्दे पर भारत को घेर रहा है। इससे भी बड़ा, सबसे बड़ा मजाक ये है कि अफ़गानिस्तान ने भारत को लेक्चर दिया है। पाकिस्तान जैसे देश ने भारत को ऐसे मुद्दे पर लेक्चर दिया है। भारत सरकार की निंदा की है और उसे सलाह दी है कि भारत को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने मुसलमान की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। पाकिस्तान ने भी भारत को इस्लाम विरोधी बताया है। सऊदी अरब ने भी अपनी नाराज़गी जताई है। ये सारे देश भारत की तुलना में कहीं स्टैंड नहीं करते, बहुत छोटे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो सारे देश हैं ये अपने धर्म के लिए एकजुट खड़े हैं। हमारा देश इससे कई गुना शक्तिशाली है, लेकिन हमारा देश अपने धर्म के लिए कभी भी ऐसे एकजुट खड़ा नहीं हो पाया। आप इतिहास उठा सकते हैं कई हज़ारों वर्ष का, हमारा देश कभी भी अपने लोगों के लिए एकजुट होकर कभी खड़ा नहीं होता। इसीलिए आज स्थिति ये है कि बार बार विदेश से आक्रमणकारी हमारे देश में आते रहे, हमें गुलाम बनाते रहे, हम उनके नीचे गुलाम बन के जीते रहे। यानी हम लोग बटे हुए हैं धर्म के आधार पर और मुस्लिम देश एकजुट हैं। इसीलिए जो हमारा देश है वो कई हज़ारों वर्षों तक गुलाम रहा है और आज हमें समझ आ रहा है कि हमारा जो देश है वह गुलाम क्यों रहा है, हज़ारों वर्षों से गुलाम रहा। आज हमें समझ आ रहा है इसके पीछे का कारण। इस मुद्दे पर 57 मुस्लिम देशों के संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, जिसे हम OIC भी कहते हैं, OIC ने भी भारत का कड़ा विरोध किया, बड़ी निंदा करी और इस संगठन की ओर से भारत को कहा गया है कि ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, महिलाओं को हिजाब पहनने से रोका जा रहा है, मुसलमानों की संपत्ति को ध्वस्त किया जा रहा है। इसीलिए ये संगठन मांग कर रहा है कि संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन भारत के खिलाफ कड़ा फैसला ले, कदम उठाए। आज हम इन देशों को थोड़ा सा आईना दिखाएं। ये बात सही है कि सारे मुस्लिम देश एक हैं, ये बात हम मानते हैं और हमें सीखनी भी चाहिए और ये बहुत अच्छी भी बात है। अपने धर्म को लेकर चाहे सही हो चाहे गलत हो, एकता है, ये बात हमें इनसे सीखनी चाहिए। दूसरी बात आज हमें इनसे जो सीखनी है वो ये है कि मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कैसे होता है। जैसे हमने कहा कि कश्मीर में हर रोज़ हिंदू मर रहा है, लेकिन हम लोगों के इतना बस की नहीं है कि हम अपने भाइयों के लिए इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीयकरण कर सकें।
लेकिन अब यहाँ देखिए, जितने भी देश हैं ये जो हमें लेक्चर दे रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, वो कहते हैं कि मुस्लिम आबादी हमारे यहाँ परेशान हो रही है। उन लोगों की पॉलिटिक्स देखिए आप। ये सभी जो देश हैं ये चीन के मुसलमानों को मुसलमान मानते ही नहीं हैं, जिन्हें चीन ने अपनी जेलों में बंद कर रखा है। लाखों मुसलमान चीन की जेल में बंद हैं, लेकिन इनमें से एक भी देश हिम्मत नहीं कर पाया जो चीन के खिलाफ एक बात बोल सकें जो आज भारत के खिलाफ बोल रहे हैं। ये तमाम देश पाकिस्तान के, बलूचिस्तान के जो मुसलमान हैं उनके लिए आज तक नहीं खड़े हो पाए, जिनके ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं। ये देश सीरिया, ईरान, इराक, टर्की के जो कुर्द मुसलमान हैं उनको मुसलमान नहीं मानते, जो कितने सालों से अपने अलग देश की मांग कर रहे हैं, तुर्किस्तान की। ये लोग उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इन देशों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें उसी व्यक्ति को मुसलमान माना जाएगा जो इनके चश्मे से, इनकी नज़रों से मुसलमान माना जाए। वरना ऐसे कई मुस्लिम देश हैं जहां पर मुस्लिम देशों के मुस्लिम लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन ये जो देश हैं, सो कॉल्ड देश, जो आज भारत की निंदा कर रहे हैं, उसे लेक्चर दे रहे हैं, ये लोग कभी उनके हक की बात नहीं करेंगे। आज कतर चाहता है कि भारत प्रॉफिट मोहम्मद के अपमान के लिए सबसे माफ़ी मांगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कतर वही देश है जिसने 2006 में भारत के देवी देवताओं की अपमानजनक तस्वीर बनाने के लिए MF हुसैन को अपने देश में शरण दी थी। वो भारत छोड़ के चले गए थे और 2010 में इन्हें अपनी नागरिकता भी दे दी थी, वहाँ की सिटीजनशिप भी दे दी थी। अब आप देखिए कि ये कैसे हमारे देवी देवताओं के अपमान करने वालों को अपने देश में शरण दे रहे हैं और हम इन लोगों से माफ़ी मांगे। ये वही लोग हैं जिन्हें वहाँ की सरकार शरण देती है, फंडिंग देती है, वहाँ के ये सरकारी चैनल ही हैं जो आज ये न्यूज़ दिखा रहे हैं। हमें आज ये सीखना है कि भारत को आज कतर के राजदूत को बुलाना चाहिए और तुम्हारे देश का ये चैनल हमारे देश के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, हमारे खिलाफ माफ़ी मांगिए। इन देशों के राजदूतों को हमें बुलाना चाहिए। और दूसरी तरफ यही देश धार्मिक सहनशीलता और धार्मिक आज़ादी की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, यही देश। लेकिन यही दूसरी तरफ ये जो देश है ये धार्मिक सहनशीलता की, धार्मिक फ्रीडम की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारत के विदेश मंत्रालय ने OIC के जो पत्र पर बहुत नाराज़गी जताई है, इसे संकीर्ण मानसिकता वाला बताया है, इसकी बड़ी ही निंदा करी है। ये वही लोग हैं जो हमारे देवी देवताओं को अपमान करते हैं और ये भारत को ये बताते हैं कि इन्हें धार्मिक फ्रीडम नहीं है। OIC ने ये जो बयान दिया है ये मिसलीडिंग है, मिसचीवियस है। ये सिर्फ अपने आप को दर्शा रहा है, अपने एजेंडे को दर्शा रहा है, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर रहा है। यानी कि ये ऐसे इंटरेस्ट हैं, बिल्कुल वेस्ट हैं, ये वो लोग हैं जिनके कहने पर ये सारे मुस्लिम देश आज भारत के खिलाफ खड़े हैं। इस पूरे विवाद में हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी सीख छुपी हुई है। सबसे बड़ी बात जो भारत के मुसलमानों में और बाहर के मुसलमानों में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है, ह्यूज डिफरेंस है कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो लोकतंत्र में और धर्मनिरपेक्ष देश में जीते हैं। वे अपने हिसाब से धर्म का पालन कर सकते हैं, अपनी इच्छा से शादी कर सकते हैं, कहीं भी कैसा भी काम कर सकते हैं, जबकि मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं है। आज ईरान में महिलाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य है। स्टेडियम में जाके फुटबॉल मैच नहीं देख सकती वो महिलाएं, वह ब्यूटी पार्लर तक नहीं जा सकती। ये फ़र्क है हम दोनों देशों के मुसलमान ने। जो बाहर के देश के मुसलमान भारत के मुसलमानों को रिमोट कंट्रोल की तरह बनाना चाहते हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि वह बाकी देशों के मुसलमान से अलग हैं और हमारे देश के मुसलमानों को बाहर के लोगों को ये बताना चाहिए कि वह सबसे अलग हैं, वह इंडियन मुस्लिम्स हैं, वह वो लोग नहीं हैं। आपने देखा होगा जब कोई मुद्दा आता है तो बाहर के लोग बोलते हैं कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, आप इसमें मत बोलिए, जो कि भारत भी कई बार बोलता है। और आज हम ये चाहते हैं कि इन तमाम देशों को भारत का मुसलमान आज ये बता दे कि ये हमारा मामला है, इंटरनल मैटर है, आप इसमें दखल ना दें।
ये हमारे लिए आपसी बात है। भारत के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि वे अपने 20 करोड़ मुसलमानों का विश्वास कैसे जीते। यदि ये जो मामला है, ये एक्शन पहले हो गया होता तो आज भारत के मुसलमान को ये लगता कि वाकई उनकी बात यहाँ पर सुनी जा रही है, आज ये नौबत ही नहीं आती। इसीलिए जो भारत के जो मुस्लिम हैं उन्हें कटने नहीं देना है, उन्हें मर्ज नहीं होने देना। ये भारत के लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है। अब भारत के बाद इंडोनेशिया में सबसे बड़ी आबादी रहती है मुस्लिमों की। भारत जो है इस्लाम धर्म की सबसे बड़े अभिभावकों में से एक है। जो देश खुद को मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा चैंपियन बनाते हैं, उन्हें यह बात पता होनी चाहिए कि भारत जो है वह सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है और हमें अपने देश के मुसलमानों को यह बताना होगा कि वह मुसलमान नहीं है, वह भारतीय मुस्लिम है, वह हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब ये जो पूरा मुद्दा है, ये जो पूरी बातचीत है, ये पूरी सरकार के हाथों में है कि वह किस तरीके से देश के मुसलमानों को यकीन दिलाएगी कि वह भारतीय हैं। ये भारत के लिए एक चुनौती है कि वह किस तरीके से अपने मुसलमानों को यकीन दिलाएगा। भारत बहुत बड़ी मुस्लिम जनसंख्या वाला देश है। उन्हें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि भारत में उनके देश से कई ज़्यादा मुसलमान रहते हैं, इसीलिए भारत भी मुस्लिम अधिकारों का और इस्लाम का चैंपियन बन सकता है। भारत इन सब देशों में एक अकेला ऐसा देश है जो सेक्युलर है और लोकतांत्रिक है। तीसरी बात, आज भारत के जो मुसलमान हैं उन्हें इंटरनेशनल सपोर्ट मिल रहा है, उन्हें अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिल रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ, ये बहुत बार ऐसे हुआ है। सबसे पहले इस्लामिक देश उनके साथ खड़े होते हैं। दूसरा, भारत जैसे, अमेरिका जैसे देश उनकी आलोचना करते हैं और इन मुसलमानों का साथ देते हैं जो हमारे देश में रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं भी हमारे देश में रहने वालों की मानव अधिकारों की बातें करती हैं जो मुसलमान हमारे देश में रहते हैं, लेकिन इस तरीके का समर्थन कभी भी भारत में रहने वाले हिंदुओं को नहीं मिलता। हमारे देश में यदि किसी हिंदू की हत्या हो जाए, जो कि हो रही है, कश्मीर में आज के डेट में महीने में 10 से ज़्यादा लोगों की हत्याएं हो रही हैं, तब ना अमेरिकन देश बोलता है, ना कोई यूरोपियन देश बोलता है, ना ही कोई इस्लामिक देश बोलता है। लेकिन आज पूरे मुस्लिम वर्ल्ड से समर्थन मिल रहा है। आज हमारे देश के मुसलमानों को, देश में रहने वाले 100 करोड़ से ज़्यादा हिंदुओं को कहीं से भी कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। इसीलिए आज भारत को इंटरनल सपोर्ट की आवश्यकता है, अंदरूनी सपोर्ट की। और आज हमारे देश का जो हिंदू है उसे ना ही हमारे देश के हिंदू को आज ये महसूस हो रहा होगा, ना ही उसे बाहर से सपोर्ट मिल रहा है, ना ही अंदर से मिल रहा है। और इस घटना का जो असर है हमारे देश की अभिव्यक्ति के अधिकार और लोकतंत्र पे भी खड़ा होगा, क्योंकि भारत में लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसका क्या होगा। टीवी डिबेट में नुपुर शर्मा कुछ कह देती है, उनके खिलाफ इतना बड़ा पूरा मोर्चा खड़ा हो जाता है, इससे हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। ये जो पूरा मुद्दा है असल में ये इस्लाम की आस्था से जुड़ा हुआ था और जो हमारे देश के जो मुसलमान हैं वो इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। मुसलमानों के साथ साथ कौन है इस मुद्दे को उठाने वाले? हमारे ही देश का एक बहुत बड़ा वर्ग जो मुसलमान तो नहीं है लेकिन वह इनका साथ देते हैं, वह हिंदू हैं। वो हिंदू होकर भी अपने देश के मुस्लिम भाइयों का साथ दे रहे हैं। इसीलिए ये जो मुद्दा है ये इतना बढ़ रहा है, इतना बड़ा ये मुद्दा हो रहा है। इसीलिए हमारे देश के हिंदू भाइयों को भी एक होना चाहिए। हमारे देश के हिंदू ही उनके समर्थन में हैं। जब आज मुसलमानों के खिलाफ कुछ बोला गया तो हमारे ही देश के हिंदू हमारे उन मुसलमानों के साथ खड़े हो गए, सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि हमारे देश के जब हिंदुओं का जब अपमान होता है तो क्या कोई भी मुसलमान हमारे साथ खड़ा होता है? कोई भी नहीं होता है। ये फ़र्क है। आज सभी को एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, तभी इस देश में धार्मिक जो एकता है वह बनी रहेगी, वरना हमारा देश टूटने में देर नहीं है।
यदि यही स्थिति बनी रही तो। दरअसल यहाँ पर ये जो बात है, जो देश बटा हुआ होता है, जिस देश के टुकड़े टुकड़े होते हैं, जिस देश के लोग कभी एक साथ खड़े नहीं होते, देशभक्ति की भावना कम होती है, ऐसे देशों के साथ पूरी दुनिया यही करती है जो आज भारत के साथ हो रहा है। भारत चाहे तो फ्रांस और इजराइल से बहुत कुछ सीख सकता है। पिछले साल जब फ्रांस इस्लामिक कट्टरवाद को रोकने के लिए एक कानून लेके आया तो पूरी दुनिया में इस देश की आलोचना हुई। ओआईसी ने फ्रांस को इस्लाम विरोधी बताया, लेकिन इसके बावजूद फ्रांस झुका नहीं, कानून को वापस नहीं लिया और कानून को अपने यहाँ लागू करके माना, चाहे कोई कुछ कहे। इसी तरह इजराइल ने जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों पर अपने यहाँ कार्रवाई करी तो दुनिया के सभी मुसलमानों ने इसको इस्लाम पर हमला बताया था। फिर भी उन्होंने अपनी कार्यवाही जारी रखी और अपनी सीमा की सुरक्षा करने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता, वो भी इनके यहाँ किया गया। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, जब ऐसे इस्लामिक देश हमारे देश को लेक्चर देते हैं तो हमारे ही देश के कुछ लोग, मुसलमान नहीं हिंदू भी, हमारे खुद के लोगों को लेक्चर देते हैं। समझने की बात ये है कि हमारे देश का आज बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो आज तालियां बजा रहे हैं, जिन्हें आज खुशी हो रही है। जो विपक्ष के लोग हैं वो आज भारत की हार को मोदी की हार समझता है और मोदी की हार को अपनी जीत समझता है, अपनी विक्ट्री समझता है। इसीलिए हमारी जो गुलामी का इतिहास है वह इतना लंबा है। हम कभी भी इस गुलामी से मुक्त नहीं हो पाएंगे जब तक हमारे ही लोग ऐसी अवधारणाओं को छोड़ नहीं देंगे कि भारत की हार मोदी की हार, मोदी की हार उनकी जीत। ये मोदी और विपक्ष का तो सवाल ही नहीं है, ये सवाल है हमारे भारत देश का, हमारी धार्मिक भावनाओं का, हमारे लोकतंत्र का, हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार का। यदि जब तक हमारे मन में से ये भावना नहीं जाएगी मोदी और विपक्ष वाली, सत्ता की सरकार विपक्ष की सरकार, तब तक हमारे देश के ऐसे ही टुकड़े होते रहेंगे।